हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पैरासिटिक एडॉप्टेशन के बाद है पैरासिटिक डीजनरेशन। ठीक है, पैरासिटिक डीजनरेशन का मतलब क्या है कि पैरासाइट अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें डीजनरेट करता है और क्यों डीजनरेट करता है। ठीक है, क्यों डीजनरेट करेगा और कौन कौन सी डीजनरेट होती है। पूरी बॉडी तो डीजनरेट नहीं करता, कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो उसकी लाइफ साइकिल में ख़त्म हो जाते हैं। डीजनरेट का मतलब पूरा ख़त्म हो जाना। ठीक है, अब देखो, जो पैरासिटिक एनिमल्स हैं उनको हम डीजनरेट बोलते हैं। डीजनरेट का मतलब क्या है कि वो कुछ एक ऑर्गन्स को ख़त्म कर देते हैं ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। अपनी जो उनकी लाइफ साइकिल है, मैंने लाइफ साइकिल का नाम लिया है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, देखो उनकी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। मोस्ट प्रोबेबली एग्स आते हैं, देन उसके बाद लार्वल फॉर्म्स आती हैं, देन उसके बाद अडल्ट आता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो अडल्टहुड है ना, अडल्ट स्टेज में जाके ऑर्गन्स लॉस हो जाते हैं, लार्वल स्टेज में लॉस नहीं होते। ठीक है, तभी मैंने बोला ड्यूरिंग लाइफ साइकिल वो क्या करते हैं, कुछ एक ऑर्गन्स को लॉस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जो देखने को हमें मिला है वो और कौन से पैरासाइट जो हैं लॉस करते हैं अपने ऑर्गन्स को, ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट्स कौन से होते हैं आपको पता है ना। ओब्लिगेट, मैंने आपको फैकल्टेटिव और ओब्लिगेट पैरासाइट बताए थे। फैकल्टेटिव जो होस्ट के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, होस्ट के बिना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ओब्लिगेट पैरासाइट ऐसे होते हैं जो होस्ट के बिना उनके सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। अब ओब्लिगेट पैरासाइट पूरे 100% डिपेंडेंट है किस पे, अपने होस्ट पे। ठीक है, जब वो पूरे 100% डिपेंडेंट हो जाएंगे, रिप्रोड्यूस भी उन्हीं पे करना है, उन्हीं पे फीडिंग करनी है, उन्हीं पे सारा कुछ करना है, तो वो अपने ऑर्गन्स को लॉस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन ऑर्गन्स का कुछ काम रहता नहीं है। ठीक है, टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको वहीं से खाना मिल रहा है, उनको वहीं से ऑक्सीजन मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है, तो कुछ एक ऑर्गन को वो ख़त्म कर देते हैं अपनी डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट का क्या मतलब हो गया, जब लार्वल से अडल्टहुड बन रहा है। ठीक है, लार्वल से अडल्टहुड चेंज होगा तब ऑर्गन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब लॉस ऑफ ऑर्गन्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमें किस में देखने को मिलते हैं, एंडोपैरासाइट्स। अब एंडोपैरासाइट कौन से होते हैं आपको पता ही है, जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। एक्टोपैरासाइट ऐसा कुछ भी नहीं करते। एंडोपैरासाइट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऑर्गन को लॉस करते हैं। ठीक है, कब लॉस करेंगे, आफ्टर एस्टैब्लिशिंग देमसेल्व इनसाइड द होस्ट बॉडी। जब होस्ट की बॉडी पे वो अब खुद को पूरा एस्टैब्लिश कर लेंगे, उसके बाद वो ऑर्गन्स वगैरह को लॉस करेंगे। अब जैसे कि मैं मान लेते हैं टेनिया सोलियम है। टेनिया सोलियम हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। टेनिया सोलियम कंटामिनेटेड फूड के साथ तो खैर नहीं जाता। टेनिया सोलियम सिर्फ पॉर्क मीट खाने, पिग का मीट खाने से ही आता है। मान लो किसी बंदे ने पिग का मीट खाया, टेनिया सोलियम उसकी बॉडी में चला गया। ठीक है, जब वो स्टोमक में पहुंचेगा ना, स्टोमक में उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा, उसको स्टिमुलस मिलना शुरू हो जाएगा कि वो होस्ट की बॉडी में एंटर हो चुका है, लेकिन वो अपनी सिस्ट वॉल को, बाहर की जो उसकी कवरिंग है, उसको बिल्कुल भी रप्चर नहीं करेगा। ठीक है, जब वो वहाँ से इंटेस्टाइन में मूव करेगा, इंटेस्टाइन में जाके उसको मिलेगा एल्कलाइन मीडियम, मतलब बेसिक पीएच उसको मिलेगी, फिर उसको स्टिमुलस मिलेगा कि ये उसकी रिक्वायर्ड प्लेस है। ठीक है, ये उसकी रिक्वायर्ड प्लेस है, फिर वहाँ पे अपनी वो कवरिंग को उतारेगा और फुल कंप्लीट डेवलपमेंट, एक अडल्ट बनेगा। और वो जब डेवलपमेंट होगी उस दौरान वो अपने ऑर्गन्स को ख़त्म कर देगा। ठीक है, मतलब उनको डेवलप ही नहीं करवाएगा। ठीक है, उसको फूड सप्लाई होस्ट से मिलती है, होस्ट पे ही रहता है, होस्ट पे ही रिप्रोडक्शन, अपनी मर्जी से रिप्रोडक्शन भी करता है। ठीक है, और इसके हिसाब से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो पैरासिटिक मूड है, पैरासिटिक लाइफ है, वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाती है। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव का मतलब कि इसके खुद के सिस्टम्स, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो काम नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल भी काम नहीं करते, लेकिन इन्फेक्टिव रहते हैं। इन्फेक्टिव का मतलब क्या है, जिस होस्ट में होंगे उसको डिजीज़ कॉज करवाएंगे। जैसे टेनिया सोलियम हमारी इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइन में उसने जहाँ पे इंटेस्टाइन के साथ अटैच है वहाँ अल्सर तो कॉज कराएगा ही कराएगा, तो ये टेनिया सोलियम में फीड कर देगा होस्ट के फ्लूइड पे, तो होस्ट को तो इफेक्ट होगा, इन्फेक्टिव स्टेज रहती है, लेकिन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद लार्वल स्टेजेस अडल्ट के कंपैरिजन ज़्यादा इन्फेक्टिव होती हैं, और अडल्ट जो है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट डीजनरेशन हो जाती है इनके पर्टिकुलर ऑर्गन्स की। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है कि कौन कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन्स, वेरियस ऑर्गन्स शोज डीजनरेशन। डीजनरेशन किन किन ऑर्गन्स की होती है, सबसे पहले तो डीजनरेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अब देखो, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मैंने बोला, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल भी आती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली एंडोपैरासाइट्स में पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है और नॉन फंक्शनल हो जाती है। मतलब अगर इस तरह से कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, जिनकी फंक्शनल होती है, तो इनकी कॉइल्ड नहीं रहती, इस तरह से पतली लंबी रहती है, जिसका कोई खास काम नहीं रहता। ठीक है, रिड्यूस मतलब छोटी हो जाती है और नॉन फंक्शनल हो जाती है। क्यों, और कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं रहते,
क्यों? क्योंकि डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, होस्ट के इंटेस्टाइन पे फीड कर रहे हैं, या होस्ट के किसी भी अगर टिश्यू में वो है उसको तो बना बनाया खाना मिल रहा है, उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है, स्टोमिक से जब इंटेस्टाइन में जाता है तो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, उसको आराम से बना बनाया खाना मिल रहा है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है डाइजेशन की, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस्ड और नॉन फंक्शनल होती जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखी है टेनियोसोलियम की। टेनियोसोलियम में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल तो खैर रिड्यूस्ड है, लेकिन जो सबसे पहला इंटीरियर मोस्ट पोर्शन है वहाँ पे बक्कल फनल रहता है। हुक्स जो थी ना, हुक्स मैंने आपको बताई थी, हुक्स के साथ बक्कल फनल रहता है। अब इस बक्कल फनल का काम क्या होता है कि ये होस्ट के फ्लूइड को सक करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, सिर्फ फ्लूइड सक किया जाता है, कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन फर्दर या डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें नहीं होते। ठीक है, समझ आ गया एलिमेंट्री कैनाल का। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें डीजनरेशन ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं वो भी डीजनरेट हो जाते हैं। अब मैंने आपको होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी कराई थी कि पैरासाइट्स जो हैं वो होस्ट के स्पेसिफिक भी होते हैं और होस्ट में पर्टिकुलर ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। उनकी स्पेसिफिसिटी इतनी हाई लेवल की होती है, पर्टिकुलरली प्लाटीहेल्मिन्थ्स और निमैटीहेल्मिन्थ्स जो पैरासाइट्स हैं इनकी इतनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होती है कि वो उसी ऑर्गन में रहेंगे, उसके अलावा किसी और ऑर्गन में नहीं रहते। ठीक है, और ये जो स्पेसिफिसिटी है इसकी वजह से वो जब एक जगह पे पहुंच जाते हैं, जैसे टेनियोसोलियम हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच गया है तो वहाँ से वो मूव नहीं करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में नहीं जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हमारे स्टोमिक में नहीं आएगा, लीवर में नहीं, कहीं भी नहीं जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स का काम ही नहीं रहता, क्योंकि मूवमेंट तो करनी नहीं, तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज जो हैं डीजनरेट तो हो गई हैं, लेकिन लार्वल फॉर्म्स में क्या लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज होती हैं? लार्वल फॉर्म्स, कुछ एक लार्वल फॉर्म्स में लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज देखने को मिलती हैं, मे बी सीन। लेकिन जब सेटलमेंट हो जाएगी होस्ट में आके, वो पूरा प्रॉपरली सेटल हो जाएगा, अडल्ट स्टेज बना देगा, तब पूरी की पूरी लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज डीजनरेट कर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और थर्ड हमारे पास आता है डीजनरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? हमारा नर्वस सिस्टम, या छोड़ो हमारे को छोड़ो, हम तो खैर हाईली डेवलप्ड या एडवांस्ड में आते हैं। पैरासिटिक फॉर्म जो है मोस्टली प्लाटीहेल्मिन्थ या निमैटीहेल्मिन्थ्स की हम बात करें तो उनमें तो ऑर्गन्स उतने डेवलप ही नहीं हुए हुए। अगर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट भी है तो इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स, कुछ एक नर्व्स हैं या गैंग्लिया हैं। गैंग्लिया आपको पता है ना, कलेक्शन ऑफ नर्व्स को हम गैंग्लिया बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत उनमें नर्वस सिस्टम जो होता है तो वो भी पैरासिटिक मोड में ख़त्म हो जाता है। क्यों पैरासिटिक मोड में ख़त्म होता है? ड्यू टू देयर स्पेसिफिकेशन। अब जैसे कि कुछ एक लीवर फ्लूक की बात करें, मैं बार बार टेनियोसोलियम की बात कर रही हूँ, लीवर फ्लूक की बात करें, जो लीवर फ्लूक है उसने रहना है किसमें? सिर्फ और सिर्फ लीवर में। ठीक है, उसको लीवर के आगे पीछे कहीं जाना ही नहीं है, तो वो सेंस ऑर्गन उसके काम ही नहीं करते फिर, क्योंकि उसको एक ही मीडियम मिला है, वो वहीं पे काम कर रहा है, उसको वहाँ से माइग्रेट नहीं करना, उसको वहाँ से मूव नहीं करना, तो उसको क्या ज़रूरत है कि उसको क्या करना है, जज करना है ये कौन सा इन्वायरमेंट है या फिर कुछ मतलब यही चीज़ को सेंस करना है। सेंस तो उसको करना ही नहीं होता, एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, तो वो अपने नर्वस सिस्टम को भी डीजनरेट कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है। कंपैरिजन टू फ्री लिविंग फॉर्म्स, फ्री लिविंग फॉर्म में नर्वस सिस्टम थोड़ा बहुत डेवलप होता है, लेकिन इनमें बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं होता, क्योंकि इनका रिस्ट्रिक्टेड मोड होता है, एक ही पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं। अब बात आती है कि अडल्ट जो है वो एक ही होस्ट में थोड़ी रहता है, वो एक होस्ट से मूव करके दूसरे होस्ट में भी जाता है, मतलब जो उसकी लाइफ साइकिल चलने के लिए एक बंदे से निकल के दूसरे में भी जाएगा। अब जैसे टेनियोसोलियम या लीवर फ्लूक जो भी हैं, इनके जब इंटेस्टाइन से एग्स रिलीज होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन में एग्स हैं ये मान लो। अब ये जो एग्स है ना, इनके बाहर वाली कवरिंग है सिस्ट वॉल। सिस्ट वॉल ऐसी नॉन लिविंग कवरिंग होती है जो हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी एग्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो सिस्ट वॉल बनी, वो रिलीज हुए, इंटेस्टाइन में गए, तो बाहर सिस्ट वॉल है। ठीक है, सिस्ट वॉल तो पूरा प्रोटेक्ट करेगी। एग्स रिलीज हो गए, चले गए दूसरे बाहर आउटसाइड द बॉडी चले गए, वहाँ से मान लो किसी दूसरे इंटरमीडिएट होस्ट में गए, देन फर्दर हमारी बॉडी में आते हैं, वही सिस्ट वॉल रहेगी और हमारी बॉडी में आएंगे। जब उनको रिक्वायर्ड कंडीशंस मिलेंगी, वो स्टिमुलस मिलेगा, तो सिस्ट वॉल रप्चर होगी, अदरवाइज सिस्ट वॉल रप्चर नहीं होगी। एज इट इज़ जो है ये मूव करके चला जाएगा बाहर। अब ये सिस्ट वॉल की भी जो लाइफ है काफ़ी लंबी होती है, कुछ काफ़ी साल तक ये जो है इनकी लाइफ रहती है, जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो मतलब ये सिस्ट वॉल उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन में आके उसकी रप्चरिंग होगी और बीच में से अडल्ट जो है रिलीज आउट होगा। ठीक है, तो ये थी कुछ एक हमारे पास पैरासिटिक डीजनरेशन, बस इतनी ही है और ज़्यादा तो है नहीं। पैरासिटिक एडॉप्टेशन से मैंने कल करवा दी थी, आज हमने की है पैरासिटिक डीजनरेशन। अच्छा, इसके साथ हमारा यूनिट फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करेंगे यूनिट सेकंड।